जी बच्चे अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री, और उसमें 1.3 जो है बेसिकली टॉपिक दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ द एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो पहली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। और फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या देखेंगे? फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जी बच्चे, जी स्ट्रक्चर देखेंगे हाँ ना। जी, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह इन्फ्लुएंस करता है आपके केमिकल बिहेवियर को, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जी तो सबसे पहले हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर का थोड़ा सा अच्छा, हम यहाँ पे बेटे एक चीज़ लिखते हैं H2O, दैट इज़ द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यू नो कि ऑक्सीजन जो है वो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, दूसरे के अंदर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यूं टोटल जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होता है उसके पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं सेंटर में, 8 न्यूट्रॉन्स भी जी होते हैं, और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं, वैसे टोटल 8 होते हैं। अच्छा, अब ये क्या करता है, शेयर करता है अपना 1 प्लस वाले के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ। अब ये प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस की वजह से आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में स्टेबलाइज हो जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट ये ऑक्सीजन का जो एटम होता है और ये हाइड्रोजन का आपके पास जो एटम होता है, ये मिलके इस तरह वाटर का मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, इसी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज़ है जो रोल प्ले कर रही है? एक एटम का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल प्ले कर रहे हैं। एक एटम का ओवरऑल ऐसा मॉडल आपके पास रोल प्ले कर रहा है जिसके अकॉर्डिंगली जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्पार्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो आउटर द साइड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ जब एटम की बात करते हैं तो हमारे जहन में इसकी बिहाइंड वो सारे मॉडल्स आते हैं, जो एटॉमिक मॉडल्स जो इसके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सारे साइंटिस्ट ने दिए थे। उसमें अगर मैं बात करूं तो बच्चे, सबसे पहले तो हमारे जहन में स्ट्रक्चर से रिलेटेड बोहर का एटॉमिक मॉडल आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो बोहर से पहले भी एक मॉडल था ना, जिसको रुदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। हाँ, तो जी हम फाइनली बोहर से ही इम्प्रेस हुए थे। क्यों? क्योंकि बोहर ने हमें कहा था कि वो सेपरेट शेल की शक्ल में होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल होते हैं, और उनको हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, सो कॉल्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो बोहर का किया धरता था, मतलब किया करता, हम उसी मॉडल को अगर एक्सेप्ट करें तो हम जस्टिफाई कर पाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अगर इसके कंट्रेरी अगर कोई एक ऐसा मॉडल आ जाए जिसमें कई इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस होते हैं, तो भाई क्या हम जस्टिफाई कर पाते हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को? नहीं। नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर? तो येस, इट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर केमिकल बिहेवियर ऑफ योर डिफरेंट कंपाउंड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, बिकॉज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जैसे मैं यहाँ पे बेटे एक्सप्लेन कर देता हूँ NaCl का स्ट्रक्चर। जो सोडियम होता है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सोडियम के तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओवरऑल जो सोडियम होता है दैट कंटेन्स द 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स मास इज 23। अब जो क्लोरीन है, इसकी जब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्लोरीन के पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, और जो तीसरा शेल होता है क्लोरीन का, इट कंटेन्स द 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ
atoms that is in front of you is clearly explaining that the sodium atom can have one electron which can easily be donated to the chlorine atom यहाँ पे. As a जी. result, the chlorine atom will also possess the 8th electron in its outermost, and the sodium will also contain the 8th electron in outermost shell. As a result, sodium will form the sodium positive ion and chlorine will form the chloride negative ion. And these both ions will have force of attraction that is considered as the ionic in nature. So the ionic nature is purely dependent upon again the structure of atom. So structure is going to explain, yes, it is going to impart the chemical behavior. Either it could be the ionic, it could be the covalent in nature or coordinate covalent. So I think so it's clear very much कि आप उसको कैसे कैसे explain करेंगे. जी. अब बेटा यहाँ पे उसने अगले क्वेश्चन में यही चीज़ बता भी दी है कि हाउ डू डिफर डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स आयनिक कोवलेंट एंड मेटेलिक फॉर्म एंड फंक्शन करते हैं. तो आयनिक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, कोवलेंट बाय द शेयरिंग से होता है, और मेटेलिक जो होता है ये ऐसे है जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ. मेटेलिक में ये अगर आपके पास कोई अंडर ऑब्जर्वेशन पीस ऑफ मेटल है तो उसके अंदर ना एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि इसमें पूरे भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरह रैंडम फॉर्म में. अब इस सारे पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहीं कहीं इस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग इट द पूल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. एक्चुअल रियलिटी इज़ दैट द all sorts of the atoms which are metallic in nature contain a highly electronic dispersion system around the nucleus. जैसे मैं कहूँ कि एक है फेरिस Fe आयरन जो कि बहुत ही कॉमन है 26 और इसका 54 गालबन इसका एटॉमिक मास है. अब ये जो आयरन है, जी बच्चे, कुछ नहीं सर, ये कुछ नहीं कुछ. अच्छा, ये जो आयरन है आपके पास ये 26 और 54 के साथ जो पड़ा हुआ है, ये आयरन इन फैक्ट आपके पास 26 जो हैं वो पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस कैरी करेगा, और इतने गालबन इसके पास न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होंगे, लेकिन बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के मतलब सर्कल में अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो फिर रहे होंगे. अब इसी तरह 26 का ये एक एटम है जिसमें 3 to 4 शेल्स आपके पास आ रहे हैं, एक और एटम होगा फिर 3 to 4 शेल्स होंगे. सो अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट अराउंड द फेरिक आयन, या फेरिक भी बोलते हैं इसको, फेरिस भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आयरन. यानी कि जो आपके आयरन के एटम्स होते हैं उनकी क्या वैलेंसी होती है, इसकी वजह से हम उसको कभी फेरिक बोलते हैं कभी फेरिस बोलते हैं, +2 और +3 वैलेंसी की वजह से. तो कहने का पर्पज़ क्या है बेटा कि आपके पास ये जो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे शेल्स इसके पास होते हैं, या इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है जो एक पॉजिटिव को तो एक जगह कंजस्ट कर देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर रहे होते हैं. और फिर मेटल्स का साइज़ जब बड़ा होता है ना बच्चे, वो अगर आप यहाँ पे ये कोई पॉजिटिव इसका वो पड़ा हुआ है, इसके अराउंड जो शेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मेटल्स का जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो ये जो न्यूक्लियस की इस पॉजिटिव चार्ज की आउटर मोस्ट तक जो अट्रैक्शन होती है वो लूज़ हो जाती है, यानी कि वेरी लो होती है, ये समझ लो. तो जब ये वेरी लो होती है या लेस अट्रैक्शन होती है तो उस टाइम पे क्या होगा फिर, तो लाजमी सी बात है बच्चे कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उससे इजीली रिमूव भी किए जा सकते हैं, इसलिए मेटल जल्दी पॉजिटिव चार्ज भी बना देती हैं. तो सर जब ये फ्रीली मूव करने लग जाते हैं हम्म. तो ये तब भी एटम का हिस्सा ही रहते हैं, इवन दो तो ऐसे ही कहीं भी चलने नहीं, लग जाते हाँ हैं. बिल्कुल आपकी बात सही है. वो ऐसे अब देखो ना, जब हम इंडिविजुअल एटम की बात करते हैं तो वो तो ऑन द होल एक यानी कि न्यूट्रलिटी के तौर पर कंसीडर हो रहा होता है. जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो डजेंट मीन कि वी आर गोइंग टू कंसीडर जस्ट वन एटम ऑफ दैट पार्टिकल और दैट सॉर्ट ऑफ द मटेरियल. उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ट्रिलियंस होंगे, तो हम उसका ओवरऑल जो है ना रिएक्शन देख रहे होते हैं. जैसे कि हम किसी मेटल है तो उसको कंडक्टर कब कहेंगे, तो कंडक्टर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को होना ज़रूरी है जो इलेक्ट्रॉन की फ़्लो को पॉसिबल बनाए या आयनिक चार्जेस को पॉसिबल बनाए, फ्लो ऑफ चार्जेस हो.
तो ऐसा काम कब हो सकता है, यानी एट मेजॉरिटी उसके अंदर आप यूं कहें कि इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लो होता है वो ये स्पेसिफाइड नहीं होता कि ये फलां वाला एटम है और उसका ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है ना, वो तो सारों के पास सेम होती है। सर सारे मेटल्स इतने बड़े होते हैं कि उनका मतलब इतना होल्ड नहीं रहता न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे। जी, अगर बच्चे हम ये एट मेजॉरिटी हम कंसीडर कर रहे होते हैं, और अगर यही हम ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें ना, ट्रेंड अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर चेक करें तो जी उस टाइम पे भी आपको पता होगा कि पीरियोडिक जो ट्रेंड है उसमें आप अगर नोट डाउन करें ना इनको, कि डाउन द ग्रुप अगर हम चलें तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है या कम होता है, तो डाउन द ग्रुप शेल बढ़ रहे होते हैं, आपने नोट किया है, क्योंकि साइज़ बढ़ता है। जब शेल या साइज़ जी बढ़ेगा तो लाजमी सी बात है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे उतनी मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी ना। जब नहीं रहेगी जी तो उसका इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किया जाएगा ना फिर। जी जब इजीली इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकते हैं तो बच्चे फिर लाजमी सी बात है उसको पॉजिटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट करना भी आसान हो जाएगा फिर। जी सर। तो जब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करना आसान हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स ही पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं, तो मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है नीचे की जानब। तो इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल, कि जो भी मेटल्स हैं वो किसी भी ग्रुप के जो नीचे के यानी कि पोर्शन में पड़ी होती हैं मेटल्स, वो मेटालिक करेक्टर उनमें ज़्यादा होता है, या एलिमेंट्स जिनके जो बॉटम ऑफ द ग्रुप होता है मेटालिक करेक्टर उसके अंदर ज़्यादा होता है। बात समझ आइए कुछ थोड़ी। जी जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डू द केमिकल रिएक्शंस अकर एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्यों होते हैं। याद रहे कोई भी रिएक्शन तो एक बड़े दूर की बात है, मतलब हम किसी भी एलिमेंट जो रिएक्शन है ना, आर ई एक्स इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रिएक्शन बेसिकली लिंक होता है बॉन्डिंग से। बिफोर गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ द रिएक्शंस, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ रिएक्ट क्यों करती है, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि रिएक्शन के लिए वो बॉन्ड बनाती है, और बॉन्डिंग है क्या चीज़, या बॉन्डिंग कोई क्यों करता है एलिमेंट। बात समझ आई। जी तो हमें जब लॉजिकली बॉन्डिंग का पता होगा तो फिर हम रिएक्शन की तरफ भी ऑटोमेटिकली आएंगे, एक प्रो कंसेप्ट की तरफ। अब बॉन्डिंग के लिए हमें कुछ एटम के मतलब स्ट्रक्चर की तरफ जाना होगा, इसीलिए उसने ये सारी कहानियों को एक ही जगह रखा है। जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बच्चे हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो समटाइम्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं इस तरह कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो उसके ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर होती है। जैसे मैंने आपको बताया था 1s2, 2s2, ठीक है, 2p, इसका पता है आपको या नहीं। जी पता है सर। हाँ जी। तो ये जो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर भी दो होते हैं, और इसके अंदर भी दो होते हैं। तो ये जो हर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, या जो साइंटिस्ट ने इस तरह का हमें बिहेवियर बताया है, अगर हम इसी को एनालाइज कर लें तो हमें बड़े क्लियर पिक्चर में पता चल जाएगा कोई एटम्स क्यों बॉन्ड करते हैं। तो हमने जब इनका एनालिसिस किया ऑन द होल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हर एटम आपस में या अपने आउटर साइड पे डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, यानी कि आपस आउटर शेल के अंदर वो दो इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ये इनिशियल स्टेजेस थी। फिर हमें पता चला कि नहीं भाई, डुप्लेट रूल के अलावा कुछ इन चीज़ों से निकल भी जाते हैं इस रूल से। वो किसको फॉलो करते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स चाहते हैं कि अपने आप को ऑक्टेट में कंप्लीट करें। फिर कुछ अरसे के बाद हमें ये चीज़ें भी इतनी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, फिर हम एक फाइनल और जो अल्टीमेट डिसीजन है उस पे आए कि एवरी सिंगल एलिमेंट जो है वो अडॉप्ट करेगा, आपके पास जो अडॉप्ट करेगा किस चीज़ को भला, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अरे सर हाइड्रोजन वगैरह भी।
जी बच्चे। सर पर हाइड्रोजन तो बस 2 ही पूरे करना चाहता है, वो 8 पे तो नहीं जाता। तो हाइड्रोजन के साथ भी तो नोबल गैस है ना, 1H1 है। ये जब किसी और हाइड्रोजन से बॉन्ड करता है इस तरह, तो ये किसकी इक्वल आ जाता है, ये हीलियम की इक्वल हो जाता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मैस नंबर 4। तो ये एक जी ऐसा जी। कंसेप्ट था हमारे पास जो तीनों यानी कि हर तरह के कंसेप्ट को एट ब्रॉडर लेवल पर सारों को अपने अंदर मर्ज कर रहा था बड़े क्लियरली। जैसे अब आपका क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन डुप्लेट वाले को भी कर रहा है, ऑक्टेट वाले को भी करेगा, सो कॉल्ड बाकी वालों को भी। और यही वजह थी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, अगर हम सोडियम को देखें ना, तो पहला आपके पास हीलियम होता है, फिर नियॉन होता है इधर नोबल गैस में, हीलियम नियॉन, इसके बाद होता है आर्गॉन, हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन। अब ज़रा हीलियम का होता है 2, इसका होता है 10। सोडियम इस 10वें के बाद इधर कहीं तीसरे ऑर्बिट में आता है 11 वाला, मतलब तीसरे उसके अंदर पीरियड के अंदर। तो सोडियम एक लूज़ करने के बाद उसी 10 वाले के जैसा नहीं हो जाता, जी। नियॉन के जैसा। तो इसलिए हमारे पास आइदर द एलिमेंट इज अंडरगोइंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, वो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है ओवरऑल वो एक नोबल गैस के जैसा बनाना चाहेगा खुद को, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन था पहला कि हाउ डू केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं। तो हम अब इससे पहले बॉन्डिंग को समझ चुके हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में यही होगा कि एटम्स जो हैं आपस में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिकल रिएक्शन देते हैं। एक मिनट, एक मिनट। सर वो केमिकल रिएक्शन क्यों रखते हैं? सिर्फ आयोनिक बॉन्ड्स बना लें या कुछ बना लें? बेटे तो आयनिक बॉन्ड्स के लिए मैंने एक वर्ड लिखा है स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबल, टू गेट स्टेबिलिटी, मतलब इसके लिए कोई। अब मैं एक बात कहता हूँ कि रेहब आपके पास कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन, और एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं ना, तो ये एक ख़ास प्रोपोर्शंस के साथ जाके रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं H2O। अगर हम इन दोनों का इंडिविजुअल एनालिसिस करें और इस H2O का भी एनालिसिस करें अगर हम, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपके पास जो H2O है दैट इज़ समवट मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द H2 एंड O2। ये गैशियस स्टेट्स हैं और ये लिक्विड स्टेट है। दूसरा, इसके अंदर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द H2 एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड O2 एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अगर हम यही बॉन्ड यानी कि H O और H, इनके एलिमेंट्स के बीच ये वाले बॉन्ड को देखें, इसकी स्ट्रेंथ मेजर आउट करें और एक H और H के बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करें, तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है उसमें एनर्जी का रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एनर्जी का रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें, यानी अपनी कामनेस ढूंढने के लिए। आप लोग मेहनत क्यों करते हैं ज़िंदगी में, या हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मेरे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने अंदर काम और सुकून ले आने के लिए। सर यानी तो ये इतनी एनर्जी रिलीज होती है ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से कि वो लोग, अब उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता कि वो अलग अलग नहीं रह सकते, अब उन्हें बॉन्ड में ही रहना पड़ेगा। बच्चे देखो, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, अपने आप को वो एक मोर स्टेबलाइज फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट्स खुद से ये काम कर रहा है बगैर सम एक्सटर्नल आइडेंटिटी या फोर्स, तो उसको हम रिएक्शन को कहते हैं दोज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस हैं, खुद ही हो रहे हैं, हम उनको नहीं कर रहे। जैसे कि आप अगर एक दफ़ा बर्निंग का प्रोसेस नेचुरल गैस को शुरू करवा दें तो वो खुद ही जलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार उसके लिए जो है वो बाकायदा तौर पर नीचे से हीट दिए रखेंगे तो तभी गैस चलेगी। नो, आपने जस्ट वन टाइम स्पार्क दिया और वो खुद ही कंटिन्यू करेगी आगे प्रोसेस को। इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। वो खुद ही स्टेबलाइज होने के चक्कर में अपने आप को यूज़ करती रहेगी। वाइल सम अदर रिएक्शंस जिसमें आपको एक्सटर्नली फोर्स लगानी पड़ती है, उनको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस।
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी बॉन्डिंग जो है वो इस तरह से इन अपने यानी कि बेस एलिमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उसमें एक्चुअल स्टेट क्या होती है जब हम उनकी इंडिविजुअल बॉन्डिंग को तोड़ते हैं, जैसे H2 और O2 का केस है, तो हम उनकी इंडिविजुअल बॉन्डिंग को जब फोर्सफुली हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एलिमेंट्स फिर अनस्टेबलाइज हो जाते हैं। तब मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि एच को आप इंडिविजुअल अलग एटम कर देते हैं, यहाँ भी एच को अलग कर देते हैं, ओ को इधर अलग कर देते हैं, ओ को इधर, तो ये चारों के चारों अब अनस्टेबल हो गए। अब ये चारों जब अनस्टेबल हुए हैं तो हम फिर क्या करेंगे कि इनको एक ऐसा अल्टरनेटिव पाथवे देंगे या कंडीशंस अप्लाई कर देंगे जिनके लिए ये अपने प्रीवियस पैटर्न पे नहीं दोबारा एक साथ होंगी, बल्कि शायद ये कोई अल्टरनेटिव वे यूज़ करेंगी टू गेट स्टेबिलिटी। और हो सकता है वो हमारी डिज़ायर को और हम वो होने दें और फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट पे पहुंच जाएं। बात समझ आइए। जी, तो सर हम बॉन्ड्स को ही दूसरे वर्डिंग में रिएक्शंस कहते हैं। तो बचा रिएक्शन है क्या चीज़? एक बॉन्डिंग नई अरेंजमेंट रिएक्शन। ही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। जी। यही चीज़ तो हम देख रहे हैं। अब H2 और O2 के बाद H2O का बनना, एक प्योरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड जो चेंज हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसकी स्पेसिफाइड डिफरेंट जो नेचर आई है वाटर की, ये किस वजह से आई? ये रिएक्शन जो हुआ है इसकी एक नई बॉन्डिंग अरेंजमेंट ही हुई है ना, और तो कुछ नहीं हुआ है। जी जी। तो इसलिए तो मैंने आपसे कहा था बेटा शुरू शुरू में ही कि जब हम रिएक्शंस को परसू करेंगे तो हमें उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ पे जाना होगा? बॉन्डिंग पे जाना बॉन्ड। होगा। बॉन्डिंग के लिए फिर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें पता लगता है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, तो उससे हमें पता चला कि वो डुप्लेट को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। फिर हमने एक अल्टीमेट एंड फाइनल डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई, वो नोबल गैसेस की जैसा बनना चाहते हैं। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी, और फिर हमने स्टेबिलिटी की तरफ देखा कि भाई वाकई वो स्टेबल होने के लिए ये करते हैं। और फिर कुछ कंपाउंड जो हैं जब वो स्टेबलाइज हो जाते हैं तो हम फील करते हैं वाकई वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह होते हैं। बात समझ आ गई है? जी सर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कंसाइज हो गया बेटे ये तो। अच्छा रिहाब, नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम? सर ये जो अभी जी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सर। अच्छा, ऑर्गेनिक में भी इसी तरह से है, इनऑर्गेनिक भी होगा, एनालिटिकल, सारे क्वेश्चंस हैं। नहीं मतलब सर बीच बीच में मुझे आते होंगे बहुत अच्छा सारे। चले हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाते हैं। वाई द कार्बन इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो सबसे बेसिक एलिमेंट पाया जाता है वो कार्बन होता ये है। कार्बन होता तो है। हम यूँ कहेंगे कि कार्बन इज़ एक्चुअली द कंस्टिट्यूएंट या नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट या वाइटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयरफॉर ऑर्गेनिक हाँ, कंपाउंड। देयरफॉर इसको बैकबोन कंसिडर किया जाता है। ठीक है। जी ठीक है। व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड हाउ डू दे डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़? तो कौन कौन से हैं जी मेजर फंक्शनल ग्रुप्स? अल्कोहलिक हो मतलब सकता है, OH वाला, ठीक है। और OH ग्रुप जस्ट आपके पास आ जाए, अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ फंक्शनल ग्रुप का पता है क्या होता है। नहीं सर। अच्छा, ये वैसे नूर का लेक्चर आज का यही होना है गलबन। हम्म, क्योंकि उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना डिटेल में। चले मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास है बेटे कौन सी चीज़ मैंने बताई फंक्शनल ग्रुप को? जी। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, इसको फ्रेश कर लेते हैं बोर्ड को। क्या बच्चे अब क्लास डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? अभी आवाज़ स्मूथ चल रही है ना? जी सर। चलें अच्छा हो गया, मैंने नेटवर्क चेंज किया है अब मैंने, तो मुझे था कि इस पे वाकई बेहतर हो जाएगी क्लास। जी सर आपकी वॉइस बिल्कुल सही है इस क्लास में। चलें शुक्र है, कुछ तो बेहतर हुआ। मुझे खुद जी। बड़ा मसला होता था कि यार ये क्यों नहीं है, हालांकि पैकेज सारा कुछ भी सही था, मैंने अनलिमिटेड सभी लगाया हुआ था। पता नहीं बस हो जाता है उस पर, शायद ट्रैफिक ज़्यादा हो। अच्छा मैं आपको बच्चे बता रहा था कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जी। नेम
नेम इंडिकेट कर रहा है, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ग्रुपिंग। और जो एक प्रोफेशनल वे में फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता है किसी भी कंपाउंड को, तो ग्रुप किस चीज़ का होता है? या ये कोई एटम्स का ग्रुप होगा या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या करेंगी, स्पेशल क्वालिटीज़ इंसर्ट करेंगी या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इंसर्ट करेंगी उस ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। और मज़े की बात ये है कि उस क्लास के, यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने वाले सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसको हम क्लास कह रहे हैं, उस क्लास के सारे मेंबर जो हैं वो सेम बिहेवियर देते हैं एट मेजर लेवल। जैसे अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ। बेटे आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है और इसके बाकी अतराफ़ पर जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह, इस तरह, तो बेटे इसको हम कहते हैं अल्केन्स। क्या कहते हैं? एल्केन्स। लेकिन अगर हम यहाँ से एक और एक हाइड्रोजन हटा लें और आपके पास एक नया कंपाउंड बन जाए जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए और इधर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला उसी तरह ही रहें, ये तो बेटे इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्कीन्स। अब प्योरली अल्कीन और अल्केन टू डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसमें मिलियन, यानी कि आप कहें कि कंपाउंड आ जाते हैं। अब ये जो इतने सारे कंपाउंड आपके पास आ जाते हैं तो इनकी क्लासिफिकेशन की एक्चुअल बेस क्या थी? दैट वाज द डबल और सिंगल बॉन्ड ना। जी जी यानी कि हम उसी की बेस पर ही उनको क्लासिफाई कर रहे थे ना। जी जी। अगर वो हमारे पास डबल या सिंगल बॉन्ड ना होता तो हम उनके दरमियान डिफरेंस कैसे करते? एक तो ये नंबर बात, ऑफ हाइड्रोजन देख लेते। लेकिन बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन तो होता ना कि आइदर समथिंग इज़ मिसिंग, क्यों है वो, क्यों जी की रीज़न ये डबल बॉन्ड आ जाती है। अच्छा, इसी से एक और चीज़ आपके पास बनती है। आपके पास अगर ये नीचे वाले भी आप दो हटा लें तो एच सी और इधर आ जाए ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इनको हम बोलते हैं अल्काइंस। अब ये प्योरली डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है। सो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड are group of atoms that are going to impart the specific characteristics to that sort of the compounds are called as the functional groups। तो बेटे अब हम आते हैं अपने उस पे, ये जो क्वेश्चन आपका इसमें लिखी हुई लाइन है, तो कहता है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से हैं? तो उसमें आप लिख देंगे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अलावा डबल वालों को अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल वालों को अल्काइन कहते हैं। इसके अलावा बेटा ये सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू, इधर बॉन्ड आ जाता है ओ एच। अब ये ओ एच जो है ये एक ग्रुप है ये वाला, इसको कहते हैं अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नाम होता है। इन कंपाउंड का नाम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स। ये क्या होते हैं? अल्कोहल्स। अल्कोहल्स, शराब जो कॉमन टर्म में यूज़ होता है वर्ड, उनके अंदर ये ग्रुप यूज़ होता है। अब यहाँ पे अल्कीन्स और अल्काइन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका नाम है। ये ट्रिपल बॉन्ड को जितने भी कंपाउंड होंगे उनका नाम अल्काइन है। इसके अंदर क्या है? अब इसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिर जिस जिस भी कंपाउंड के ट्रिपल बॉन्ड हो जिसमें
हम्म। कार्बन और हाइड्रोजन, वो सारे अल्काइंस जी होंगे। बिल्कुल सारे अल्काइन होंगे। अब कुछ होते हैं जो मोनो सारे अल्काइंस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक होंगे। मोनो अल्काइंस ऐसे होंगे जिनके अंदर दो कार्बन के बीच यानी कि 100 कार्बन भी हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मोनो अल्काइन है। फिर एक और होगा जिसमें दो दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उनको डाई अल्काइंस बोलेंगे। फिर वो होंगे जिनके अंदर 3 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उनको ट्राई अल्काइंस बोलेंगे। वो तो नंबर ऑफ मतलब बॉन्डिंग एटम्स कितने आ जाते हैं, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं उसकी बेस पे हम उसको मोनो डाई ट्राई अल्काइंस के केस में वो क्लासीफाई करते हैं, वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन ऑन द होल हम उन सारों को अल्काइंस ही बोलेंगे, राइट। तो ये सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ देते हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सेम देते हैं। इसी तरह अच्छा, अल्कोहल्स तो का ये भी सेम सारे कैरेक्टर है। मेजरली फंक्शनल ग्रुप हैं। मेजरली इनके रिएक्शन का सिस्टम एक होगा। अब देखो ना, मैं आपको एक चीज़ कॉमनली बताता हूँ। बेटे आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि ये अल्कोहल्स हैं आपके पास, ठीक है। अल्कोहल को आप अगर देखें ये वाले पोर्शन में, तो अल्कोहल में कौन सी चीज़ है जो रिएक्ट करेगी? ये यार ये कार्बन रिएक्ट कर सकते हैं या फिर ये वाला OH कर सकता है ना। अच्छा, अब अगर जिसके दो कार्बन है वो ये है और जिसके पास 3 कार्बन आ जाते हैं इसी तरह, तो फिर उसका भी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा ना, उसमें भी OH तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा ना। तो जो रिएक्शन OH की वजह से होना है वो भी वही देगा रिएक्शन जो पहले वाला दे रहा है। बात समझ आई? जी ठीक है सर। तो इसलिए जी वो जी। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इम्पार्ट करेगा। ओके, हाउ आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं? ये फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जैसे आपके पास प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट के अंदर प्रेजेंस में जो है वो जैसे आम पेड़ पे लग रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ये स्वीट एंड टेस्ट होती हैं, तो दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक इन नेचर ना, जो ग्लूकोज वगैरह हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह इंसानों के अंदर क्या है, प्रोटीन बनती है, चर्बी बनती है, फैट्स वगैरह, ये सारे के सारे अगेन से ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें क्या है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिक वन? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कौन डिफरेंशिएट करवाता है? तो वो आपको पता है कि कार्बन कंटेंट कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहेंगे और विदाउट कार्बन जितने भी हैं वो सारे इनऑर्गेनिक। हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स? यस, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और इस तरह से हम उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। जी। अब लिखा हुआ है हाउ द एनालिटिकल मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द केमिकल सब्सटेंसेस। तो एनालिटिकल मेथड से क्या मुराद है? जैसे अब फिल्टरिंग करना है, फिल्टर करना, या दो चीज़ों को अलग करना है, जैसे मैं कहता हूँ घी और पानी को आपने अलग करना है, तो कौन सा एनालिटिकल मेथड अब अपनाएंगे कि आप उनको आइडेंटिफाई भी कर लेंगे और उनकी मकदार को भी मैयर आउट कर लेंगे? तो इसके लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आप लिखें सिंपल कि बाय यूजिंग द एनालिटिकल टेक्निक्स वी कैन आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द केमिकल सब्सटेंसेस, बस। सही है, बाकी कौन सी टेक्निक्स होती हैं वो तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना, पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। हाउ कंपोजिशन ऑफ द मैटर कैन बी डिटर्मिन? मैटर की कंपोजिशन कैसे डिटर्मिन की जाती है? आप उसको लिख लें कि बाय क्या कहते हैं उसको, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आप लिखें, ठीक है। जर्नल बात हमने लिखनी है, हम कोई एक मेथड को नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं ना इस चीज़ को करने के लिए। तो हम लिखेंगे कि बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी कैन मेजर द एनालिटिकल यानी कंपोजिशन ऑफ दैट मैटर, ठीक है। जी। अच्छा रिहाब, ये कितने क्वेश्चन हैं बेटे आपके? पता नहीं सर, एक इसके अलावा भी हैं? नहीं सर, इसके अलावा मैंने आखिर में 3 कोई क्वेश्चन है, और सर मैं आपको अपने एमसीक्यूज जो मैंने मार्क किए हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप बता देगा सही किए हैं कि गलत। अच्छा नहीं, ये बताएं कि अभी हमारे ज़्यादा रहते हैं, हम कल कर लें क्योंकि नूर की भी क्लास मैंने लेनी है सर बेटे। ठीक है सर। देखो ना बच्चे, अब हमने ना गलबन 4 क्लासेस कर ली हैं इनकी कल। एनालिटिकल का कर लिया कर है लिया ना, सर। तो कल को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेशक एक आध दिन लग जाए लेकिन आपको एटलीस्ट क्लियर तो 100% होना चाहिए। जी जी ठीक है अगर सर। बेटे सीधी सी बात है, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ तो फिर उतना तो सेंस आप में खुद में भी है इतनी चीज़ें कि आप खुद ही मतलब एनालाइज कर लें इधर एआई से। जी। मेरे कहने का पर्पज़ तो ये होता है ना कि आपको इन डेप्थ आपको एनालाइज करवा के थोड़ा बताया जाए कि जी चीज़ें बेसिक ठीक हैं। सा आइडिया हाँ, हो जी। सही हो गया अभी। जी सर। ओके सर। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जी जी।